He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलो इधर देखो, तेरा भी नहीं हुआ अभिषेक? हाँ, क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया या नहीं बना, दो अलग चीज है। क्यों? हाँ भैया, इसमें तेरे को क्या निकालना है? द बीड हाइट। व्हाट इज बीड हाइट? क्या समस्या है मेरे भाई इसमें H1 निकालने में आपको? ज्योमेट्री का सवाल है प्रभु, एकदम सिंपल सब दिया हुआ है डेटा आपको। H1 निकालना है, ठीक है। अब H1 जो है वो एक सर्कल का आर्क है, राइट। ये सर्कल का रेडियस तुमको दिया 20, और नहीं ये गलत है, जो डायग्राम के हिसाब से तो ये 7 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए ना, डायग्राम के। चलो अब नहीं ठीक है, ये डायग्राम गलत बना है। जो रिइंफोर्समेंट जो है वो उसका रेडियस ज़्यादा ही। हाँ ठीक, चलिए अब क्या दिक्कत है प्रभु इसमें बताओ जरा मेरे को। इसका रेडियस तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 10 mm। तो ये रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 10 mm, करेक्ट है। ये दिस इज 10, दिस इज 5, करेक्ट है। तो ये ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई। ओ ए की वैल्यू कितनी हुई बाबू? ओ ए हो गया रूट ओवर तुम्हारा क्या, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना आया? 8.66। कौन सी हाइट निकालनी है तुमको? इसके ऊपर वाली हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ रेनफोर्समेंट क्या मिल गया मेरे को? H1। H1 हो गया तुम्हारा R था 10 माइनस 8.66, जो भी है 1.44। क्लियर? चलिए सेम आप इसको भी निकाल सकते हो। यहां पे आपको दिया है दिस इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये अपने को चाहिए ओ ए की लेंथ। तो ओ ए की लेंथ क्या आ गई? या अपने को H2 चाहिए तो डायरेक्टली अपन H2 निकाल लेते हैं। H2 इक्वल्स टू आपका आ गया रेडियस माइनस रूट ओवर 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर,
कितना आया 2.1 mm जो भी है, चलो क्लियर। अब क्या निकालना है तुमको, बीड हाइट निकालनी है, सॉरी बीड हाइट निकल गई, डाइल्यूशन निकालना है। डाइल्यूशन का फॉर्मूला मैं हमको बता दिया था। एरिया ऑफ पेनिट्रेशन निकालना है आपको, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना है। सिंपल ज्योमेट्री का सवाल था यार, कुछ नहीं था इसमें सवाल एकदम। हाँ चल कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो ये आया आपका 10 सेंटीमीटर था ना, और 10 सेंटीमीटर, ये आया 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अब ये ऊपर वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, इज दैट क्लियर। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो थीटा, तो टोटल एंगल हो गया आपका 2 थीटा, करेक्ट है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका पाई एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। मेरे को पूरा एरिया चाहिए क्या, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सेट का एरिया जो है दैट विल बिकम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। यहां पे थीटा आप निकाल लोगे, थीटा आप निकाल लोगे तो एरिया ऑफ आर्क जो है वो मेरे को मिल जाएगा उसमें से, हाँ सॉरी नहीं, इसमें से ये वाला एरिया तुमको ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया जो है इसमें से तुमको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको जो एरिया चाहिए वो आपको मिल जाएगा, इज दैट क्लियर। चलिए चलिए राइट डाउन फोर्सेस फोर्सेस इन वेल्डिंग, अब ये फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये फोर्स है कि जब आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, राइट। अब दूसरी तरफ है आपका वेल्ड पूल, दैट इज द वेल्ड पूल। चलिए जी, अब इसमें मेरे को पता करना है कि जो फोर्सेस लग रही हैं दोज आर अटैचिंग फोर्सेस और डिटैचिंग फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैचिंग फोर्स, वो फोर्स जो ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रोड से जोड़ के रखने की कोशिश करेगा उसको हम कहेंगे अटैचिंग फोर्स, और जो ड्रॉपलेट को वेल्ड पूल की तरफ लेकर जाएगा दैट इज कॉल्ड डिटैचिंग फोर्स। चलिए, तो फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स,
इट वुड बी अटैचिंग और डिटैचिंग. पक्का? 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 अच्छा जी, देखते हैं. ये डायग्राम तुमने देखा तो तुमने बोल दिया कि ये अटैचिंग फोर्स है. क्लियर. अगर ये पोजीशन हो और ये इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स अटैचिंग होगा या डिटैचिंग होगा? हाँ जी, तो पहला फोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इट मे बी, सॉरी इसको लिख सकते हो या तो लिख लो. इट इज डिटैचिंग फोर्स. इट इज डिटैचिंग फोर्स. फोर्स एक्सेप्ट in case of overhead projection या overhead वेल्डिंग कर दो. ओवरहेड वेल्डिंग यानी कि अगर ऊपर की तरफ आप वेल्ड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बन जाएगा डिटैचिंग फोर्स. अदरवाइज दैट इज द अटैचिंग फोर्स. चलिए, सेकंड इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होगा? अटैचिंग या डिटैचिंग? सरफेस टेंशन इज अटैचिंग फोर्स except in the condition of overhead, sorry, except in the condition of short circuit mode of metal transfer. शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर. शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर क्या होता है बच्चों? कि ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट बना है शॉर्ट सर्किट कर हो रहा है. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब, हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टच होंगे तभी शॉर्ट सर्किट होगा. तो शॉर्ट सर्किट मोड कब आएगा? जब ये ड्रॉपलेट डिटैच होने से पहले इलेक्ट्रोड से दूसरे वर्कपीस को टच कर दे. तो यहां पे जब ये वर्कपीस को टच करेगा देन इट विल बिकम द डिटैचिंग फोर्स, राइट. तो शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर में इट कैन बी डिटैचिंग फोर्स. थर्ड, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स ड्यू टू द flux inert gases and ionized medium. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम नहीं कह सकते बेसिकली कि ये अटैचिंग होगा या डिटैचिंग होगा. वो डिपेंड करेगा कि इनर्ट गैस आप कौन सा यूज कर रहे हो, राइट. आयोनाइजेशन करंट कितना है, पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन करंट. तो वो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि इट इज अटैचिंग फोर्स और
डिटैचिंग फोर्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसका डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स acts in the acts in the direction of current flow, acts in the direction of current flow if area increases in the direction of current flow, in the direction of current flow, and it acts opposite to the direction of current flow if area decreases in current flow direction, in current flow डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। दिस इज द ड्रॉपलेट, मेटल का जो ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ है इसका शेप लगभग इस प्रकार का ही होता है। अब मान लो कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो अब बताओ ये लॉरेंज फोर्स अटैचिंग फोर्स है या डिटैचिंग फोर्स है? इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इफ एरिया इंक्रीजेस। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम्म हम्म अरे यार ये दोनों काम कर रहा है। देखो इधर देखो, यहां से ए से लेके बी तक, एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो करंट फ्लो जो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो लॉरेंज फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और नीचे वाले पोर्शन के लिए अब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो लॉरेंज फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। करेक्ट है? तो इट मे बी अटैचिंग और डिटैचिंग फोर्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब देखो यहां पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहां पे इनिशियली वो अटैचिंग फोर्स है और बाद में डिटैचिंग फोर्स बन गया। लेकिन करंट फ्लो का डायरेक्शन अगर अपन उल्टा कर दें तो फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले डिटैचिंग और बाद में अटैचिंग हो जाएगा। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि इट इज अटैचिंग और डिटैचिंग फोर्स। इज दैट क्लियर?
चलिए, मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर फर्स्ट, फ्री फ्लाइट मोड ऑफ metal transfer, free flight mode of metal transfer, and second, short circuit mode of metal transfer. शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर. तो देयर आर टू मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर. अब देखो, नाम से यहाँ समझ में आ रहा है कि आपने कुछ फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर, कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, हवा के थ्रू कौन जाएगा? फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मेरा लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहा है, दैट विल गेट द फ्री फ्लाइट. अब फ्री फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म होने के बाद डिटैच हो जाएगा पहले. तो ये जो अपना ड्रॉपलेट है उसको फ्री फ्लाइट मिल रहा है, राइट, और फिर जाके ये वेल्ड पूल में गिरेगा, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री फ्लाइट. फ्री फ्लाइट का मतलब हुआ कि ड्रॉपलेट इज डिटैच बिफोर रीचिंग टू द वेल्ड पूल. जो ड्रॉपलेट है वो अपना इलेक्ट्रोड से डिटैच हो जाएगा बिफोर रीचिंग द वेल्ड पूल. दूसरा, अगर अपन मैथ की बात करें तो है वो शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रोड आपस में टच हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉपलेट डिटैच होने से पहले ही वेल्ड पूल को टच कर देगा. तो दैट इज फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल, सॉरी, शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ, that is short circuit mode of metal transfer. अब फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर, फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर भी तीन टाइप का होता है. फर्स्ट, ग्रेविटेशनल मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर, ग्रेविटेशनल मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर. राइट. सेकेंड इज propelled mode of metal transfer, and third, repelled mode of metal transfer. देखो, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर की. क्या समझ में आ रहा है इससे
क्यों? यहां पे बेसिकली जो फोर्स मेटल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। करेक्ट है। दूसरा है प्रोपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर। प्रोपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर का मतलब हुआ कि आपका ड्रॉपलेट जो है दैट विल बी एक्सेलरेटेड और सब्जेक्टेड टुवर्ड्स द वेल्ड पूल। ठीक है। और तीसरा होता है रिपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर। रिपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर का मतलब यह हुआ कि आपका जो मेटल ट्रांसफर हो रहा है वो वेल्ड पूल से रिपेल हो जा रहा है। ये मेटल ट्रांसफर जो है वो पेल्ड हो गया। मोड वेल्ड पूल की तरफ जाने की जगह वो वेल्ड पूल से दूर जा रहा है। तो अब ये तीनों मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर में से तुमको क्या लगता है कि विच वन इज बेस्ट? प्रोपेल्ड जो है वो बेस्ट है और रिपेल्ड जो है वो नुकसान है। यानी कि रिपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को इसको अवॉइड करना है। करेक्ट है। अच्छा, ये मोड ऑफ ट्रांसफर डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनर्ट गैस, and current density। तो मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए आप जो शील्डिंग के लिए गैस यूज कर रहे हो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और करंट उसके अकॉर्डिंगली आपको करंट डेंसिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, इनर्ट गैस आपने जो यूज किया है और करंट डेंसिटी, राइट, चाहिए। चलिए, अब वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस आपको पढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस आपको पढ़ना है। इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आप जब आर्क वेल्डिंग की अलग अलग प्रोसेस पढ़ोगे, TIG, MIG, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, तो जब आप मेथड किताब में मेथड्स को पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि सब मेथड तो सेम ही है। सेम ही है क्योंकि सभी मेथड जो है वो आर्क वेल्डिंग की ही है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। तो डिफरेंस कहां मिलेगा आपको? पहला, काय का मटेरियल, इलेक्ट्रोड का मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हाँ, ठीक है। पहला जो आपका डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड, आप दो टाइप का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। ए, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो हम यूज करते हैं जहां पे भी मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, जहां पे भी आप मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करोगे वो क्या होगा? अरे भैया, मेटल का इलेक्ट्रोड अगर यूज करोगे तो मेटल हो जाएगा मेल्ट, है ना। तो मेल्ट होगा तो इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूम होगा। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं मेटल इनर्ट, जहां पे भी एम लिख दिया, मेटल लिखा हुआ दिख गया, वहां पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही होगा। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। देन दूसरा आपको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मिलेगा।
इसका मतलब इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है तो वो नॉन कंज्यूमेबल होगा, मेटल का इलेक्ट्रोड है तो दैट विल बी कंज्यूमेबल। नहीं गिरेगा। फिलर मेटल आप एक्स्ट्रा एडिशनली यूज करते हो। फिलर मेटल वहां पे आप इलेक्ट्रोड का काम थोड़ी ना है पिघलना, इलेक्ट्रोड का काम हीट जनरेट करना है, तो वहां पे आप एडिशनल फिलर मेटल अलग से यूज करोगे। भैया इलेक्ट्रोड का काम पिघलना नहीं है, इलेक्ट्रोड पिघल भी सकता है और नहीं भी पिघल सकता है। पिघल जाएगा तो आपको एडिशनल फिलर मेटेरियल की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इलेक्ट्रोड नहीं पिघल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाँ दूसरा एक वायर आप यहाँ पे फिट करोगे। देन जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा टाइप ऑफ शील्डिंग में। The second difference that you will obtain will be in the type of shielding. अब टाइप ऑफ शील्डिंग जो है वो बेसिकली हम दो टाइप्स, शील्डिंग का मतलब क्या है कि जो वेल्ड पूल है उसको मेरे को एटमॉस्फेरिक एयर से बचाना है। क्यों बचाना है और एटमॉस्फेरिक एयर से? एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेरा वेल्ड पूल। ठीक है, तो शील्डिंग जो है बिना शील्डिंग के हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। कोई भी वेल्डिंग आप करोगे शील्डिंग आप हमेशा यूज करते हो। अब शील्डिंग आप कैसे यूज कर सकते हो? आप फ्लक्स के फॉर्म में यूज करते हो। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है? अगर आपने मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग देखी होगी तो जहां पे वेल्ड होता है उसके ऊपर झाग बन जाता है, फिर बाद में जब वेल्ड कंप्लीट हो जाता है तो उसको लोग हैमर से मार मार के वो स्लैग को बाहर करते हैं। तो आप शील्डिंग जो है वो फ्लक्स के फॉर्म में कर सकते हो, जो कि हम यूज करते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में। राइट, एंड द सेकेंड आप यूज करते हो शील्डिंग के लिए इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस इज यूज्ड इन TIG और MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। करेक्ट है। तीसरा डिफरेंस जो आपको मिलेगा, सेकंड हो गया टाइप ऑफ शील्डिंग, थर्ड हो गया मैनुअल वेल्डिंग है, मैनुअल वेल्डिंग है, सेमी ऑटोमेटिक है, या फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहां ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? क्या ऑटोमेटिक हो रहा है? वेल्डिंग ऑटोमेटिक हो रही है, तो वेल्डिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे भैया करना क्या पड़ेगा? ह्यूमन का डेट हटा दिया, बस वेल्डिंग अपने आप होगी कंप्लीट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? हम्म, अरे तो रोबोट रोबोट को क्या बोलेगा करने के लिए? क्या इंस्ट्रक्शन देगा? वही तो सवाल है भैया। रोबोट तो बाद में लगाएगा ना, पहले ये तो बता कि रोबोट को बोलना क्या पड़ेगा, क्या करेगा रोबोट? रोबोट लगाने से काम हो जाएगा? उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना। तो क्या इंस्ट्रक्शन दोगे उसको? दो चीजों का इंस्ट्रक्शन अपन देते हैं। देखो, बेसिकली मेरे को दो टाइप के मोशंस को कंट्रोल करना है। दो टाइप के मोशन कौन से? एक आपका इलेक्ट्रोड टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट फीड मोशन, फीड मोशन का मतलब क्या हुआ? जो
वेल्ड पोल के अलोंग जो आप मोशन दोगे वो हो गया फीड मोशन। तो और कौन सा मोशन का जरूरत पड़ेगा? हाँ, दूसरा है सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो है वो होता है मेंटेन मोशन टुवर्ड्स वेल्ड पूल to maintain constant arc length। टू मेंटेन कांस्टेंट आर्क लेंथ। अब कांस्टेंट आर्क लेंथ क्यों मेरे को बना के रखना है? क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू ए प्लस बी एल होता है, करेक्ट है? तो अगर आप L को चेंज करोगे तो V चेंज होगा, V चेंज होगा तो करंट डेंसिटी चेंज होगी, करेक्ट है? तो इसका मतलब आपको एक तो स्टेबल आर्क नहीं मिलेगी, यानी कि कभी करंट ज्यादा होगा कभी करंट कम होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपको एक समान वेल्ड पूल नहीं मिलेगा। तो जहां पे भी आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो वहां पे आपको एक एडिशनल मोशन देना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैनुअल का मतलब क्या हुआ? मैनुअल का मतलब हुआ दोनों मोशन मैन कंट्रोल करेगा। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब एक मोशन जो है वो सेमी ऑटोमेटिक में ये वाला जो मोशन है, सेकेंड मोशन जो कि आप इलेक्ट्रोड गैप को मेंटेन करने के लिए बना रहे हो, ये मोशन जो है वो ऑटोमेटिक होगा, और ऑटोमेटिक है तो सारे मोशन में ऑटोमेटिक होंगे, राइट? चलिए यहां पे हमने एक और मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर को डिस्कस किया था। इसमें हमने दो मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर हमने देखे थे, फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर और दूसरा हमने देखा था शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर। फ्री फ्लाइट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर में तीन टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर थे, करेक्ट है? जिसमें हमने जाना था कि बेस्ट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर जो है वो प्रोपेल्ड मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर है। व्हाट अबाउट द शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर? क्या हो जाएगा? अच्छा है, बुरा है, यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पे भी आपका आर्क गैप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपकी आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे ऐसे आप जब टच होगा तो आर्क डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि आर्क कब मिलेगी मेरे को? जब आयनाइज मीडियम बीच में रहेगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा आर्क जो है वो आपकी डिसअपियर हो गई। तो शॉर्ट सर्किट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको स्टेबल आर्क नहीं मिलती है, क्योंकि आपका आर्क लेंथ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका मतलब आर्क डिसअपियर हो जाएगी, राइट? तो यहां पे डिसएडवांटेज अपन लिखेंगे नॉट स्टेबल आर्क इज नॉट ऑब्टेन्ड, स्टेबल आर्क इज नॉट ऑब्टेन्ड। Stable arc is not obtained. चलिए, तो ये मेथड्स को आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। कहाँ कहाँ पे अंतर मिलेगा अपने को? इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होगा या नॉन कंज्यूमेबल होगा, कोटेड होगा या अनकोटेड होगा, राइट? ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा। तीसरा डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हाँ, शील्डिंग आपने कैसे करी है, शील्डिंग आपने कैसे करी। तो दीज आर द 3 पॉइंट जहां पे आपको अलग अलग मेथड्स के बीच में डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारी मेथड का प्रिंसिपल तो आर्क पे ही डिपेंडेंट है ना। चलिए, नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल।
that is percentage of time power source supplies current. आपका सोर्स जो है, पावर सोर्स जो है, वो 100% टाइम पावर सप्लाई नहीं कर सकता. कारण, हाँ, कूलिंग का टाइम आपको नहीं मिलेगा, राइट. तो आपका जो पावर सोर्स है उसका क्या होगा, हो सकता है कि उसका ड्यूटी साइकिल जो है रेटेड ड्यूटी साइकिल दैट इज से 60%. इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट में 6 मिनट ही वो आपको पावर सप्लाई करेगा. करेक्ट है. अब ऐसा मान लो कि रेटेड साइकिल जो मेरे को दिया हुआ है. देखो, जो भी आप कोई मशीन खरीदते हो तो दो चीजें वहां पे आपको मशीन पे लिखी हुई मिलेंगी. पहला रेटेड ड्यूटी साइकिल और दूसरा रेटेड करंट. रेटेड करंट, से द रेटेड करंट इज 400 एम्पियर. ठीक है. मान लो यू वांट टू ऑब्टेन मोर करंट देन 400 एम्पियर. तो ऐसा संभव है क्या? भैया, आप रेटेड साइकिल देखो क्या होगा. बेसिकली आपने ड्यूटी साइकिल क्यों यूज किया, ताकि ओवर हीटिंग को आप रोक सको. तो आपके पास हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी. तो यहां पे आई जो है वो करंट हो गया और टी क्या हो गया, टाइम हो गया. यहां पे टी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, रेटेड ड्यूटी साइकिल. तो हम क्या लिख सकते हैं, आर डी इंटू आर आई स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट. आर डी डिवाइडेड बाई आर आई स्क्वायर इज कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आपको ड्यूटी साइकिल कम करनी पड़ेगी. ड्यूटी साइकिल को अगर आप बढ़ा रहे हो तो करंट आपको कम विड्रॉ करना पड़ेगा. तो दोनों चीजें संभव है. आप रेटेड ड्यूटी साइकिल को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन करस्पॉन्डिंगली फिर आपको, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो फिर आपको यहाँ पे डिक्रीज करना होगा. क्या रिलेशन होगा, आर डी इंटू आर आई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. इज दैट क्लियर? चलिए, चलिए. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है या फ्यूजन वेल्डिंग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है भाई, सॉलिड स्टेट या फ्यूजन वेल्डिंग? रेजिस्टेंस वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है या फ्यूजन वेल्डिंग है? पर्टिकुलरली समझाता हूं उसके बाद भी गलत बोलते हो. पर्टिकुलरली बताया था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर आप अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे मेटल मेल्ट होता है. मेल्ट हुआ मतलब क्या मिला आपको, फ्यूजन जोन. तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज नॉट सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, बट इट इज, जहां पे भी मेटल मेल्ट होगा वहां पे आपको फ्यूजन वेल्डिंग ही मिलेगा. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जांपल है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड फॉर्ज वेल्डिंग, राइट. जहां पे आप मटेरियल को बिना मेल्ट किए वेल्ड कर सकते हो, बाकी सब जगह पे मेल्टिंग इज रिक्वायर्ड. चलिए, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली तीन टाइप की होती है. तीन टाइप की होती है, प्रिंसिपल सबका सेम है. फर्स्ट, स्पॉट वेल्डिंग. सेकंड, सीम वेल्डिंग.
एंड थर्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, राइट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का हम क्यों यूज करते हैं, तो यहां पे जो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है दैट इज फर्स्ट कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट, एंड सेकेंड, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोड है तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के अलावा वो एक एडिशनल काम करता है और वो करता है अप्लाई प्रेशर एट वर्क पीस, वर्क पीस पे प्रेशर अप्लाई करने का भी काम करता है इलेक्ट्रोड, राइट। अब हमने तीन टाइप का प्रोसेस देखा था, प्रिंसिपल, अच्छा हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है, हीट कहां से जनरेट होगा, तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हुआ, जूल्स हीटिंग, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट है। तो जब आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज कर रहे हो तो वोल्टेज आपको कम रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए, अरे यार देखो, पावर इज इक्वल्स टू वी आई हुआ ना, आपको चाहिए क्या, करंट ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब वोल्टेज जो है वो करंट होना चाहिए, करंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग में क्या रेंज थी वोल्टेज की, क्या रेंज थी वोल्टेज की, कितना वेरी कर रहा था, कहां से कहां तक, 20 to 40 वोल्ट वेरी करता है मैनुअल वेल्डिंग में, एंड मैक्सिमम अप टू जाता है 120 वोल्ट जब आप ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते हो। यहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो 1 वोल्ट से 10 वोल्ट ही रहता है, और यहाँ पे जो करंट आपको मिलता है, करंट जो आपको मिलता है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, पर्टिकुलरली अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 4000 से 8000 एम्पियर के बीच में करंट वेरी करता है, 4000 टू 8000, राइट। चलिए, अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें, प्रिंसिपल सभी में सेम रहेगा, सब में वोल्टेज 1 से 10 वोल्ट के बीच में रहेगा, करंट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर में रहेगा। अब स्पॉट वेल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, वी आर कॉलिंग इट, इसको हम कह रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग। क्यों कह रहे हैं हम इसको स्पॉट वेल्डिंग, ये आपके दो वर्क पीस हैं और ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वाई इट इज कॉलिंग,
ये आपने यूज किए हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इसको हम स्पॉट वेल्डिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी वो पूरी वर्कपीस जो है वो आपस में ज्वाइन नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड का प्रेशर अप्लाई किया है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड का प्रेशर अप्लाई किया है, सिर्फ यहीं पे वेल्डिंग होगी। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन आपको मिलेगा जहाँ पे कि मटेरियल मेल्ट होगा। ये जो रीजन है, यहाँ पे आपको जो मटेरियल मिलेगा दैट विल बी मेल्टेड। करेक्ट? या जो मटेरियल मेल्टेड मिला है उसको हम कहते हैं नगेट। नगेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन बनता है। अब नगेट इज अज्यूम्ड, नगेट nugget is assumed as cylindrical. नगेट इज assumed as cylindrical। तो क्या वॉल्यूम होगा नगेट का? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द नगेट एंड एच इज द हाइट ऑफ द नगेट। चलिए, ये तो हो गया आपका स्पॉट वेल्डिंग। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको नगेट याद रखना है। नगेट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, देन कम्स द प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सॉरी, हाँ, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हमने जो प्लेट ली थी जिसको हमने वेल्ड करना है, उसमें हमने कुछ प्रोजेक्शंस इम्पैक्ट इंड्यूस किए। अब इन प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये दो आपके इलेक्ट्रोड है, करेक्ट है? इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में 2 वर्क पीस है, राइट? क्या अंतर आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में और स्पॉट वेल्डिंग में? दोनों फ्लैट थे, तो उससे क्या हो गया? स्पॉट वेल्डिंग में आपको एक स्पॉट पे ही सिर्फ वेल्ड मिला, यहां पे आपको मल्टीपल स्पॉट्स पे वेल्ड मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज नथिंग बट द मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। एंड थर्ड इज, अच्छा, अभी तक हमने जितनी मेथड पढ़ी है, स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसमें पूरी सरफेस वेल्ड हुई क्या? क्योंकि जहां पे आप प्रेशर लगाओगे वेल्डिंग वहीं पे पॉसिबल है, करेक्ट? अगर मेरे को ये पूरी सरफेस को वेल्ड करना है तो उसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा सीम वेल्डिंग। अब क्या होगा ये सीम वेल्डिंग, कैसे अपन पूरी सरफेस को वेल्ड कर सकते हैं? उतना बड़ा इलेक्ट्रोड चाहिए ना भैया, फिर पूरी प्लेट पे प्रेशर लगाएगा तो उतना बड़ा इलेक्ट्रोड भी तो चाहिए। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो रोलर के शेप में, तो उससे क्या होगा, आपका जो
वर्क पीस है वो इसके थ्रू पास होगा, और जब इसके थ्रू पास होगा तो ये आपका वेल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी। तो सीम वेल्डिंग जो है वो कंटिन्यूस वेल्डिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस वेल्ड मिलता है। इसमें करना क्या है, आपको बस सिलेंड्रिकल रोलर का इस्तेमाल करना है। सिलेंड्रिकल सॉरी हाँ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स cylindrical electrodes are used. Is it correct? Yes, no? चलिए, write down two sheets of 1.5 mm thickness are to be spot welded by passing a current of 10,000 ampere for 10,000 ampere for 0.1 second. The maximum indentation allowed is 10% of the sheet thickness. Maximum indentation allowed is 10% of sheet thickness. The density of spot weld nugget is 8 gram per centimeter cube. 8 gram per centimeter cube if 380 joules 380 joules are required to melt 1 gram of steel. Calculate the efficiency if effective resistance to be 200 micro ohm. 200 माइक्रो ओम। अच्छा, यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन में एक डेटा इसमें
लेंथ ऑफ शीट तो दिया हुआ है ना, थिकनेस दिया है ना शीट का, तो शीट का थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे। डायमीटर मेरे को चलिए यहाँ पे मेरे को एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए एक इम्पेरिकल रिलेशन का यूज़ किया है। वैसे गेट में आपको इसका यूज़ करना नहीं पड़ेगा। डायमीटर ऑफ नगेट इज टेकन एज 6 रूट टी mm, तो t मस्ट बी इन mm, सो वी विल गेट द डायमीटर इन mm। तो डायमीटर ऑफ नगेट जो है वो 6 रूट t होगा। हाँ, t इज द थिकनेस ऑफ द शीट। नोट कर लिया ना क्वेश्चन नंबर 1? एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, कहीं डेटा अगर दिक्कत होगा तो उसको नोट कर लेना। 2 मेटालिक शीट each of 2.0 mm are welded in a lap joint configuration by resistance spot welding at a current of 10 kilo ampere and welding time is 10 millisecond. स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू, अच्छा यहाँ पे आपको लिख दिया है कि स्फेरिकल फ्यूजन जोन है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अपन उसको सिलेंड्रिकल लेके, यहाँ पे क्वेश्चन में जब बोल दिया है स्फेरिकल तो स्फेरिकल ही मेरे को लेना है। स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू अ फुल थिकनेस ऑफ ईच शीट इज फॉर्म्ड एज properties of metallic sheet are given as ambient temperature 293 Kelvin, melting temperature 1793 Kelvin दिख रहा है डेटा, density 7000 kg per meter cube, latent heat of fusion 300 kilojoule per kg and specific heat is 800 joule per kg Kelvin, राइट। फटाफट सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन को। पहला बन गया, क्या आंसर है? चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 शीट्स ऑफ इतना इतना टू बी वेल्डेड। 1 second, the maximum installation indentation allowed is 10% of sheet thickness. The density of the spot weld nugget is 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है। चलो फिर अगेन केम जो है वो अपना डायमेंशंस का है, यूनिट्स का है और एनर्जी बैलेंस है। कितनी एनर्जी मेरे को रिक्वायर्ड है फॉर मेल्टिंग? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग आ गया मास ऑफ द नगेट इनटू
स्पेसिफिक एनर्जी, राइट। चलिए, तो मास ऑफ द नगेट कितना हो गया आपका? π/4 इंटू डाया ऑफ नगेट इंटू हाइट ऑफ नगेट, राइट, इंटू ES अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। एम आई क्लियर? ये एनर्जी रिक्वायर्ड आएगी कहां से? एनर्जी रिक्वायर्ड जो आएगी वो आएगी पावर सोर्स से, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू I²RT। करेक्ट है? अब ये एनर्जी सोर्स से निकल के नगेट पे जा रही है, करेक्ट है? तो इसको अगर मैं 1 लेता हूं और इसको 2 लेता हूं तो विच वन इज ग्रेटर? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, 2 कैसे ग्रेटर हो जाए? 1 ग्रेटर हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको इक्वेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे मेल्टिंग और कोई एफिशिएंसी दिया है? मेल्टिंग एफिशिएंसी है सिर्फ, कैलकुलेट द एफिशिएंसी इफ द इफेक्टिव, यहाँ मेल्टिंग एफिशिएंसी ही है। तो अब यहाँ पे R अपने को पता है, I अपने को पता है, T अपने को पता है, एवरी डेटा इज गिवन, करेक्ट है? तो यहां से अपन निकाल लेंगे म्यू एम। इज दैट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है प्रभु, इसमें बस आपको नहीं दिया है ES। क्या क्या? अच्छा, निकालना क्या है ये नहीं दिया है, ओके। क्या क्या दिया है? एक मिनट, ऐसा कैसे हो गया जी? एक मिनट देखते हैं। गेट का ही क्वेश्चन होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट वही करना है, मेल्टिंग एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना है। यू नीड टू फाइंड आउट मेल्टिंग एफिशिएंसी, आपको यहाँ पे निकालना है, करेक्ट है? अगेन अपने पास सेम रिलेशन आ जाएगी। क्या रिलेशन आएगी? एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? ES इंटू मास ऑफ नगेट, राइट, मल्टी इज इक्वल्स टू मेल्टिंग एफिशिएंसी I²RT। I दिया है क्वेश्चन में, देख लो, R दिया है क्वेश्चन में, T दिया है क्वेश्चन में, ये गेट वाले भी ना, स्पेसिफिक हीट नहीं, गेट रेजिस्टेंस तो चाहिए मेरे को इसमें। यही क्वेश्चन है, 2 मेटालिक शीट ईच ऑफ 2 mm थिकनेस, ईच मेटालिक शीट ईच ऑफ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस दिया है। बिना उसके कैसे होगा? रेजिस्टेंस तो लगेगा ना इसमें। चलो इधर देखो, यहाँ पे अब आ गया अपना रेजिस्टेंस, मेरे को दिया हुआ है 500 माइक्रो ओम। इज 500 माइक्रो ओम, ठीक? तो R दिया हुआ है, मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालना है, मास ऑफ नगेट निकालने के लिए मेरे को 3 चीजें चाहिए। मास ऑफ नगेट मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास ऑफ नगेट Mn क्या हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम π/4 इंटू D²H। क्या क्या क्या? अच्छा, स्फेरिकल दिया हुआ है, ओके फाइन। तो आपका हो गया 4/3 πr³ R दिया है, वो बोल रहा है कि पूरे
लिखा है देखो, स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू द फुल थिकनेस, करेक्ट है। तो इसका मतलब मेरे को मिल गया R इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट, T, करेक्ट है। डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब मास ऑफ नगेट आ जाएगा, यस नो। तो क्या क्या मिल गया आपको, I मिल गया, R मिल गया, T मिल गया, मास ऑफ नगेट मिल गया, म्यू एम आपको निकालना है। व्हाट लेफ्ट इज ES। कैसे निकलेगा ES? तो एनर्जी रिक्वायर्ड अब मैं निकाल सकता हूं। अब देखो मेल्ट करना है मेरे को, तो मेल्ट करने के लिए पहले आपका जो बॉडी था वो 293 केल्विन पे था, 293 से आपको 1793 केल्विन तक लेकर जाना है। तो क्या हुआ, 1793 माइनस 293 इंटू स्पेसिफिक हीट, राइट, प्लस लेटेंट हीट। इज दैट क्लियर? तो अबे इसका यूनिट क्या है, ये इसका मास से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? मास से तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। ये तुमको यूनिट जो चाहिए, ये तुमको जो यूनिट चाहिए वो मेरे को चाहिए किलो जूल पर केजी में नहीं, हाँ किलो जूल पर केजी में, राइट, किलो जूल पर केजी में चाहिए। इज दैट क्लियर? मास ऑफ नगेट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो केजी केजी कैंसल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से सीपी आपको दिया हुआ है, लेटेंट हीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पर यूनिट मास को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए वो अपने को मिल गया। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कल 10:30 बजे 10:30 टुमारो, एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो फिर कल डिस्कस करते हैं।